ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी बनकर के हिंदुस्तान के समुद्र तटों तक पहुंची, भारत की राजनीतिक अव्यवस्था, पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ वीकनेस थी, उस वीकनेस का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे ये कंपनी भारत के तमाम बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हराकर, चाहे वो मुग़ल सल्तनत हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे अवध हो, चाहे मराठे हो, चाहे मैसूर हो, चाहे रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी पंजाब राज्य हो, इन सभी राज्यों को युद्ध षड्यंत्र के माध्यम से हरा करके लगभग 2/3 भारतीय उपमहाद्वीप की जमीन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। साथ ही साथ में ये कंपनी जिन राज्यों को हरा नहीं पाई या जिन राज्यों को उसने अपने शासन तंत्र के अधीन लेकर के नहीं आ पाई, उन राज्यों को वो अलग अलग संधियों के माध्यम से, अलग अलग दूसरी नीतियों के माध्यम से अपने अधीन कर लेती है। और कुल मिलाकर के भारत की भूमि पर रहने वाले लोगों की सांसों तक को, उनकी जो ब्रीथ है, सांसों को भी अपने अधीन गुलाम बना लेती है। आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा क्यों कर रही थी? 18वीं शताब्दी के आसपास दुनिया के तमाम बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति उस समय की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर के नई नई अवधारणाएं दे रहे थे। उसमें से एक शब्द आता है साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन। तो हमें आज का एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैंने रखा है, जिससे आप भारत में ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे कि वो हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान को जीता और किस व्यवस्था के तहत, किस स्ट्रक्चर के तहत उन्होंने लगभग 200 साल हिंदुस्तान पर राज किया। तो हमारा जो टॉपिक आज का है दोस्तों, वो टॉपिक है उपनिवेशवाद और भारत, कॉलोनाइजेशन एंड द इंडिया। आखिरकार क्यों भाई यूनियन जैक आज़ादी के पहले लाल किले पर फहराया जाता था, मतलब अंग्रेजों का झंडा? आखिरकार हम 200 साल में जब अंग्रेज आए, भाई भारत में जब आए अंग्रेज, तब उनको भारत के व्यापार का लालच था। हमारी इकोनॉमी बहुत ओपन थी, हमारे यहाँ उद्योग धंधे बहुत अच्छे थे, हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, हस्तशिल्प उद्योग बहुत अच्छा था, भारत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी था। पर जब हिंदुस्तान को छोड़ करके गए अंग्रेज, तो भारत दुनिया की सबसे गरीब अर्थव्यवस्थाओं में क्यों था? क्या कारण रहा कि हमारे यहाँ लाखों लोग बेचारे अकाल में मर गए? क्या कारण था कि हमारे यहाँ देश में भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब बहुत ज़्यादा था? क्या कारण है कि देश का डेवलपमेंट बाकी दूसरे देशों के कंपैरिजन में कम हो पाया, नहीं हो पाया? इसलिए तो आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण किया हमारी सरकारों ने। 200 साल के कॉलोनाइजेशन के दौरान ऐसा क्या क्या पॉलिसीज उन गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों ने अपनाई कि आज भी देश में 30-40% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं? क्या ब्रिटेन का विकसित स्वरूप भारत के शोषण पर आधारित है? इट इज अ क्वेश्चन मैनी ऑफ द हिस्टोरियंस सेट। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटेन का या यूरोप का जो पूंजीवादी देश होते हैं, उनके विकसित रूप के पीछे कारण, उनके विकसित होने के पीछे कारण, उनके डेवलप्ड होने के पीछे कारण भारत जैसे दूसरे देशों का एक्सप्लॉयटेशन ही है। और ये सब कुछ एक अवधारणा के तहत हुआ, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के तहत हुआ, एक ढांचे के तहत हुआ, और उस ढांचे को हम बोलते हैं बेटा उपनिवेशवाद, कॉलोनाइजेशन। तो आज हम ये बात करेंगे कि
इंपीरियलिज्म कॉलोनाइजेशन होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, तो आज आप समझेंगे कि हम 200 साल में इतने गरीब क्यों हो गए। तो गाइस बहुत ध्यान से सेंसिटिव तरीके से सुनिएगा। 200 साल के भारत के शोषण को हम आने वाले आधे 1 घंटे में समेटने की कोशिश करेंगे, और अंग्रेज लोग से हम इतना चिढ़े क्यों थे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो प्लीज चैप्टर नंबर 11 हमारा। सबसे पहले बच्चा, ये जो इंपीरियलिज्म होता है, इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद, और एक शब्द है उपनिवेशवाद, ये दोनों क्या हैं। दरअसल साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद यानी इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन, ये दोनों टर्म जो है ना वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक, अब जुड़ी हुई कैसे हैं कि साम्राज्यवाद का मतलब तो क्या होता है कि एक टर्म है इंपीरियलिज्म, ये एक अंग्रेजी टर्म है। ठीक है, साम्राज्यवाद को इंग्लिश में इंपीरियलिज्म बोलते हैं, और इंपीरियलिज्म जो शब्द आया है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, इम्परेटर। एक लैटिन वर्ड है इम्परेटर, उससे कन्वर्ट हुआ इंपीरियलिज्म। अब इम्परेटर क्या होता है? इम्परेटर मतलब एक अधिनायक वादी शासन या अपने मन मर्जी का शासन। अधिनायक होता है बच्चा डिक्टेटर, तो एक ऐसा रूल जो डिक्टेटरशिप पर बेस्ड हो या अपनी मनमर्जी का शासन हो, ऐसी व्यवस्था जो अपने मनमर्जी से चलती हो। लैटिन भाषा में एम्परेटर का मतलब ये होता है। वैसे ही जुड़ा है एम्पीरियलिज्म। तो एम्पीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, मतलब क्या कि किसी भी राजनीतिक शक्ति द्वारा कमजोर देश पर अपना राजनीतिक कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित कर लेना, वहाँ पर उस देश को, उस देश के नुमाइंदों को, वहाँ रहने वाले लोगों को पर अपना दबदबा कायम करना, वहाँ पर उनको अपने अधीन लेकर के आ जाना। यानी एक राज्य जो है वो दूसरे कमजोर राज्य को जीत करके अपने अंदर मिला लेता है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ 6th सेंचुरी में महाजनपद पीरियड में भी यही हुआ था। क्या था भाई, मगध ने क्या किया? एम्पीरियलिज्म ही किया था। ठीक, क्या किया था? अशोक ने कलिंग को जीत कर एम्पीरियलिज्म किया था। मिडावल पीरियड में कोई नई बात नहीं थी। मध्यकालीन भारत के पहले, प्राचीन भारत में तो गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त ने भी क्या किया? एम्पीरियलिज्म किया था। तो एम्पीरियलिज्म मतलब एक कमजोर राज्य को जीत करके अपने में मिला करके उस पर शासन करना, वहां के लोगों को अपने अधीन करके उनको भी एक समान जनता की तरह ट्रीट करना, इक्वल ट्रीट। ठीक, मध्यकाल में तुर्की ने साम्राज्यवाद किया, तुर्कों ने, अरबों ने साम्राज्यवाद किया। भाई मोहम्मद साहब के बाद उनके उत्तराधिकारियों का जो एम्पायर बना था, खिलाफत एम्पायर, वो क्या था? एम्पीरियलिज्म था। तैमूर का जो था मंगोल एम्पीरियलिज्म था। फिर मुगलों का एम्पीरियलिज्म था। जब हमारे देश में आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब का एम्पीरियलिज्म होता रहा। तो एम्पीरियलिज्म कोई नई बात नहीं है। नया कॉन्सेप्ट था उपनिवेशवाद, कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनाइजेशन क्या होता है? ये साम्राज्यवाद का आधुनिक रूप है। ये एम्पीरियलिज्म का मॉडर्न टर्म है कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनाइजेशन क्या होता है कि जब एक राष्ट्र किसी दूसरे देश पर, मैं इसकी परिभाषा मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति एक विशेष प्रकार का ऐसा आक्रामक व्यवहार अपनाता है, एक ऐसी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है जिसके अंतर्गत वो विजित राष्ट्र है, जिस राष्ट्र को आपने जीता है, उस राष्ट्र को जीत कर वहां की पॉलिटिकल सत्ता को अपने अधीन कैप्चर करके वहां के इकोनॉमिकल रिसोर्सेस को, यानी वहां के आर्थिक संसाधन को अपने हित में इस्तेमाल करे। देखो, हर एक देश का ना अपना एक सामाजिक परिवेश होता है, उसका सोशल स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपनी एक संस्कृति होती है, कल्चर होता है, उसकी अपनी एक एजुकेशन सिस्टम होती है ना, शैक्षणिक व्यवस्था होती है, उसका अपना एक धार्मिक व्यवस्था होता है, उसका अपना एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होती है। तो जो उपनिवेशवाद में क्या होता है कि एक ताकतवर राष्ट्र, खासतौर पर मैं कहूँगा यूरोपियन राष्ट्र, पूंजीवादी राष्ट्र,
किसी कमजोर राष्ट्र, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज के राष्ट्रों को जीत करके, वहां की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर कैप्चर करके वहां के रिसोर्सेस को अपने अधीन इस्तेमाल करते हैं, अपने मूल देश के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अपने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए वो उस देश की अपनी जो ओरिजिनल संस्कृति है, सामाजिक परिवेश है, सोशल स्ट्रक्चर है, उन सब को अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। इस टर्म को हम कॉलोनाइजेशन या उपनिवेशवाद कहते हैं। अब बच्चा, ये उपनिवेशवाद जो होता है ना, इसमें एक टर्म आती है उपनिवेश, कॉलोनी। तो कॉलोनी क्या होता है? वो देश जो पूंजीवादी देश के अधीन हो। भाई, जिस देश ने हम पर कब्जा किया वो हम कहलाए कॉलोनी। ब्रिटेन ने हम पर कब्जा किया तो ब्रिटेन जो हो गया वो तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, एंड इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, है ना, हम उसकी कॉलोनी थे। अब उसने हमारे राजाओं को हरा करके हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर कब्जा कर लिया। फिर अब यहां से पैसा लूटना था। एक जानवर होता है, जानवर बोले या क्या बोले, उससे बोलते हैं पैराडाइज। आपने सुना शब्द होगा पैराडाइज। पैराडाइज दरअसल वो जानवर होता है, वो एनिमल होता है, वो एक जीव जंतु होता है जो दूसरे के शरीर पर रहता है और उसके रिसोर्सेस से अपनी पूर्ति करता है। खुद चलता नहीं, उसके साथ घूमता रहता है दूसरे जिस जानवर पर बैठा है। पैराडाइज वही होता है। तो अंग्रेज जो थे ना, वो पैराडाइज थे, भारत की जमीन पर रहे और भारत के संसाधनों को, भारत के रिसोर्सेस को, भारत के मिनरल को, भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, भारत के समुद्री संसाधनों को, भारत के हिमालयन रेंज के संसाधनों को, भारत के फॉरेस्ट रिसोर्सेस को लूट लूट करके अपने देश का भला करते रहे। और इतना लूटा कि हिंदुस्तान, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो देश एक गरीब मुल्क बन गया। यहां के कल्चर को इतना बदल दिया, यहाँ की सोसाइटी को इतना बदल दिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बदल दिया, यहाँ के एजुकेशन पॉलिसी को बदल दिया, यहाँ लोगों के खान पान को बदल दिया, सिर्फ अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के हित में, इंटरेस्ट में। कैसे, ये अब हम समझेंगे। तो आपको कॉलोनाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, उपनिवेशवाद, कॉलोनी को समझ में आ गया। तो basically a country that is under the control of a capitalist country and whose political and economical activities are conducted by the ruling country, it is a colony, it's a colony। तो वो देश अपने हिसाब से यहाँ की पॉलिसी बनाता है, यानी हमारी आर्थिक नीतियां वो देश बनाएगा जिसने हम पर रूल किया है, पॉलिटिकल पॉलिसी वो बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाएगा, सब कुछ वही बनाने वाला है। हम कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ गुलामों की तरह उसके आदेश का पालन करेंगे। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आप इस तरह से मत पढ़ना कि ये हमारे हिस्ट्री का एक सिलेबस है, इस तरह से बिल्कुल मत पढ़ना। दरअसल ये चैप्टर जो है, ये हिस्ट्री के सिलेबस के साथ साथ आप लोगों के, या हम कहें कि हर एक भारतीय को थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। और इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव बनिएगा, मतलब इसको एक जल्दबाजी में मत चीज़ों को तैयार करिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि 200 साल तक भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। अब जो उपनिवेश होता है, जो उपनिवेशवाद सिस्टम है, उसकी अपनी एक नेचर होता है, उसकी एक प्रकृति होती है। दरअसल उपनिवेशवाद जो है ना, वो उस देश के सारे डायमेंशंस पर इम्पैक्ट डालता है, यानी उपनिवेशवाद उस देश की सारी जो व्यवस्थाएं उनको प्रभावित करता है, और इसलिए करता है ताकि वो कॉलोनी के वो देश है जो आप पर रूल कर रहा है, वो उसके स्वार्थों के लिए वो काम करता है। उसकी पॉलिसी ये होती है कि इस देश में ना तो ज़्यादा पैसा है लोगों के पास, क्योंकि पैसा आएगा तो लोग अधिकार मांगेंगे और गुलाम नहीं रहेंगे। इस देश को ना तो वो पूंजीवादी देश जैसा बनाना चाहता है, क्योंकि पूंजीवादी देश में होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला देश कभी गुलाम नहीं रहता।
तो दरअसल उनकी पॉलिसी ये रहती है कि इस देश को सिर्फ अपने मार्केट के लिए और यहाँ से इकोनॉमिकल रिसोर्सेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। यहाँ के लोगों को कोई पॉलिटिकल राइट ना दिया जाए, राजनीतिक अधिकार ना दिया जाए, यहाँ के लोगों को कोई आर्थिक सक्षमता ना मिले, समृद्धि ना मिले, हमारे यहाँ कोई बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति पैदा ना हो, क्योंकि वो अधिकार की बात करेंगे। यहाँ के लोगों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं बनाना है, यूरोपियन कंट्री जैसा एजुकेशन नहीं देना है, वरना वो लोग वहाँ की शिक्षा को पढ़ करके, वहाँ डेमोक्रेसी, वहाँ अधिकार जो मिलते हैं, वहाँ की क्रांतियों को पढ़ कर कहीं ये लोग भी हमसे अधिकार ना मांगने लग जाए। पूंजीवादी देश उपनिवेश जो है, दरअसल उपनिवेशवाद के दौरान जो हमारी कॉलोनी होती है, उपनिवेश होता है, वो पूरी दुनिया की व्यवस्था का एक अंग तो होता है, मगर एक गुलाम की तरह अंग होता है। आप क्या करेंगे बस कि यहाँ के संसाधन को ले जाएंगे, वहाँ की फैक्ट्रियों में उसका नया प्रोडक्ट बनाएंगे और हमको बेच देंगे, यानी हम उनके बाजार भी हैं, हम उनके प्रोड्यूसर भी हैं रिसोर्सेज के। इस तरह क्या है, उसका नेचर होता है, ठीक। मगर उपनिवेशवाद की अपनी कुछ फीचर्स होती हैं, कॉलोनीज की, कॉलोनाइजेशन की अपनी कुछ फीचर्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। और विशेषताएं क्या होती हैं उस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए। सबसे पहली जो विशेषता उपनिवेशवाद की होती है बच्चा, वो ध्यान रखना, फीचर जो उसकी होती है वो ये होती है कि जो साम्राज्यवादी राष्ट्र होता है, वो साम्राज्यवादी राष्ट्र, इम्पीरियलिस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री, उस देश के राजनीतिक अधिकारों पर नियंत्रण कर लेता है, राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण करता है, पहली फीचर। दूसरी फीचर ये होती है कि उसके शोषण करके उसके संसाधनों का इस्तेमाल करना। तीसरी फीचर जो होती है वो विकास को केवल उस हद तक रखना जिस हद तक उसके अपने हित सध जाएं, उस डेवलपमेंट करना, मगर केवल उस लिमिट तक जहां उसके इंटरेस्ट फुलफिल हो जाए। जैसे भारत में रेलवे, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक। साम्राज्यवाद में अलग अलग तरीके से उस राष्ट्र के, अच्छा इसमें ना उपनिवेशवाद का कोई एक पॉलिसी नहीं होता, मतलब उसमें क्या होता है कि उसका एक स्ट्रक्चर होता है, पूरा ढांचा होता है। पॉलिसीज तो बदलती रहती है, उपनिवेशवाद एक ही कंसेप्ट है, मतलब मेन लक्ष्य है आर्थिक शोषण। अब उस आर्थिक शोषण को बदलते रहते हैं, अलग अलग तरीके से उसको बदलाव करते रहते हैं। जैसे भारत में ना उपनिवेशवाद की कई अवस्थाएं रही हैं, ठीक। हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन की कई अवस्थाएं रही। दरअसल 3 फेसेस को हम इसको पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद की हमारे यहाँ 3 फेसेस रहे हैं कॉलोनाइजेशन के। सबसे पहला फेस है बच्चा, वो है क्या है, वाणिज्यिक चरण। वाणिज्यिक चरण मतलब कमर्शियल स्टेज। जब 1757 से हमने इसको बेस माना है ना। हमारे कई सारे जो इकोनॉमिक्स हिस्टोरियन थे, रजनी पामदत्त, रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने इसको डिवाइड किया है। तो उन्होंने कहा कि 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हो गई, प्लासी की लड़ाई से बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो तब से लेकर के 1813 तक ये फेज था कमर्शियल स्टेज। कमर्शियल स्टेज क्या होता है, वाणिज्यिक चरण क्या होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। दूसरा होता है औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट। ये फेज होता है 1813 से 1860 तक का फेज होता है। और तीसरा फेज होता है वित्तीय पूंजीवाद, यानी फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का फेज, ठीक। ये 3 फेज में हमने इस कॉलोनीज, इंडिया में उपनिवेशवाद को हमने कॉलोनाइजेशन को 3 फेज में डिवाइड किया। पहला याद रखिएगा कमर्शियल स्टेज, सेकेंड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और तीसरा है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। और तीनों का एरा अलग अलग होता है। ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म 1860 से 1947 तक का रहा, ठीक। अब इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो है हमारा कमर्शियल स्टेज, जो 1757 से 1813 तक रहा। अब आप जानते हैं कमर्शियल स्टेज क्या था, अंग्रेज आए थे काहे के लिए, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने आए थे। तो इस दौरान जब वो व्यापार कर रहे थे तो आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके सामने कई सारे यूरोपियन कंपनियों का भी चैलेंज था और वो कंपनियां भी भारत में ट्रेड करना चाह रही थी, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे पोर्तुगीज हो, चाहे डच हो, चाहे स्पेनिश हो। अब आप पिछले क्लासेज जाकर के देख लीजिएगा प्लीज़ भैया, आप लोग सबसे पहला लेक्चर जाकर देख लें, यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ना अंग्रेज और ये बाकी कंपनियां भी भारत के साथ व्यापार करती थी, इनका आपस में लड़ती थी। तो ये इनका सबसे ये जो फेज था, उस दो में क्या चाहा इन्होंने कि भाई व्यापार से खूब पैसा कमाओ, ट्रेड। इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है, मतलब कमर्शियल स्टेज। जो हमारे इतिहासकार उन्होंने बोला कमर्शियल स्टेज। इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सिर्फ 2 बड़ा ऑब्जेक्टिव था। पहला, व्यापार पर एकाधिकार, मोनोपोली ऑन ट्रेड,
पूरी तरह से ट्रेड पर हमारा अधिकार रहे, यानी भारत से कोई विदेशी कंपनी भारत के चीज़ों के साथ व्यापार ना करे। हम यहाँ से सस्ता सामान उठाएंगे और यूरोप में जाकर के महंगे भाव में चीज़ों को बेचेंगे और बीच का अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेंगे। इट वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन दैट टाइम। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से व्यापारिक एकाधिकार करो, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला करने वाली कंपनियां हैं उनको भारत से क्या कर दो, खदेड़ दो। ये उसका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, इस फेज में क्या चाहा उन्होंने कि भारत की सत्ता पर आधिपत्य करना। भैया अंग्रेज लोगों का कभी व्यापार के अलावा वो सत्ता पे कब्जाने नहीं आए थे भारत में, मगर ना एक किसी गवर्नर जनरल का स्टेटमेंट है या किसी बड़े अधिकारी का स्टेटमेंट है कि हम जब हिंदुस्तान आए तो हम तो व्यापार करने आए थे, मगर हमने देखा कि हिंदुस्तान का ताज तो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, जिसको कब्जा करने के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। हमने तलवार के दम पर वो ताज अपने सर पर पहन लिया। ठीक है ना, यानी कि अंग्रेज लोग व्यापार फायदा देखते थे। मैंने कहा कि वो जो है ना फायदा देखने वाले लोग थे, सियाणे लोग थे, सियाणे। अब क्या हुआ कि उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव भारत की सत्ता पर नियंत्रण। सत्ता पर नियंत्रण इसलिए चाहिए क्योंकि मान लो अंग्रेज जैसे बंगाल में आए, अंग्रेज लोगों ने बंगाल के नवाब को कहा भाई हमें और पैसा चाहिए और हमें व्यापार में छूट चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ के लोगों से ये वस्तु हम ही खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा कि बंगाल का नवाब या कोई भी व्यक्ति हुआ वो पहले अपने लोगों का इंटरेस्ट भी देखेगा। उन्होंने कहा नहीं यार देखो, हम आपको अपनी मर्जी से तो चीज़ें नहीं खरीदने देंगे, दूसरे लोग भी खरीदेंगे तो हमारे लोगों का फायदा होगा। अंग्रेज बोले साले ये बहुत सियाना बन रहा है ना, मतलब उनके दिमाग में क्या बात आई बच्चा। उन्होंने कहा अच्छा हमसे ही होशियारी। तो उन्होंने कहा कि भैया क्या करें, या तो अपने अधीन यहां पर क्या कर लें, एक पपेट बिठा दें, या फिर अपन खुद ही इस पर आधिपत्य जमा लें। तो जैसे बंगाल का नवाब है या कोई दूसरे राज्य के, जैसे मैंने कहा मैसूर में मालाबार कोष चाहिए था उनको आर्थिक इंटरेस्ट के लिए, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के लिए, पर उन्होंने बोला, राजा ने मना कर दिया, बोले नहीं मैं अपने लोगों का भी ध्यान रखूंगा। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि यार या तो राजा अपना होना चाहिए, अपना पपेट हो, या हम ही राजा बन जाएं। तो सत्ता पर नियंत्रण, ये इस फेज का दूसरा इंपॉर्टेंट उनका गोल था कि विजय यहां से करें और कच्चे माल का निर्यात ब्रिटेन के उद्योगों के लिए यहां से करें। देखो 1750 में ना ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि मशीनों के माध्यम से उत्पादन होना। ठीक है, अब उस चक्कर में क्या है, मशीनों के माध्यम से उत्पादन करने से क्या हुआ कि कुल मिलाकर हम कहें तो वहाँ पर चाहिए रॉ मटेरियल, क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी जो है वो रॉ मटेरियल बेस्ड नहीं है ना, तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो भारत से रॉ मटेरियल हम लोग भेजेंगे। तो यूरोपियन कंपनियों को बाहर निकाला, भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना, राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना और यहाँ से राजस्व प्राप्त करना, रेवेन्यू प्राप्त करना, मतलब राजाओं पर नियंत्रण स्थापित करो और वहाँ से खूब पैसा लो या सत्ता अपने हाथ में ले लो और यहाँ से रेवेन्यू कमाओ। क्या कारण था 1764-65 के अपने इलाहाबाद की संधि में वो मुगलों से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रेवेन्यू क्यों लिया था? क्योंकि अभी तक हम पैसा इंग्लैंड से मंगा देते, तो इंग्लैंड से नहीं मंगाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ के रेवेन्यू से ही व्यापार करेंगे। तो जो राजस्व पहले मुगल सुल्तान, मुगल बादशाह या नवाब लोग वसूलते थे तो वो पब्लिक में लगाते थे। इन अंग्रेजों ने क्या किया, रेवेन्यू वसूला और उससे चीजें खरीदी भारत से। तो इंग्लैंड से जो बुलियन आता था, इंग्लैंड से जो पैसा आता था, वो पैसा क्या हो गया, बंद हो गया। यहीं से गरीबी शुरू हो गई, गरीबी यहीं से शुरू हो गई। इस फेज में उन्होंने क्या किया कि कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदा जाए और यूरोप में अधिक से अधिक क्या किया, मूल्य पर उसको बेचा जाए, ताकि हम अधिक से अधिक क्या कर सकें, लाभ को कमा सकें। ठीक, इसमें इन्होंने एक और क्या काम किया कि जो भारत का जो सिस्टम था, पुराना जो हमारा सिस्टम है, जैसे हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वो सब कुछ वैसा का वैसा ही क्या होना चाहिए, बना रहना चाहिए, यानी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की इन्होंने। और उसमें छेड़छाड़ क्यों नहीं की, क्योंकि
उनका मेन उद्देश्य भारत में रिफॉर्म करना नहीं था। इस फेज में उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? भारत के संसाधनों को लूटना, भारत के से व्यापारिक फायदा जो है वो कमाना, ये उनका मेन उद्देश्य था। ठीक, तो इस फेज में कुल मिलाकर के अंग्रेजों ने कोई नया सिस्टम क्रिएट नहीं किया। दूसरी बात कि ये जो पहला फेज था, इस फेज में अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ही चीज़ को अडॉप्ट किया और वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी प्राप्त करना, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट नहीं, कैपिटल हम लोग प्राप्त करें। ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों से हुआ ये इस समय पर कि भारत के उद्योग धंधों का नुकसान हुआ, उद्योग धंधों का नुकसान हुआ, क्योंकि आपने फ्रांसीसियों को भगा दिया, पुर्तगालियों को भगा दिया, डचेस को भगा दिया। तो हमारी जो इंडस्ट्री थी, हैंडलूम इंडस्ट्री, उस हैंडलूम इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट वो दूसरी कंपनियां ले जाती थी, वो उसका ज़्यादा पैसा देती थी क्योंकि कंपटीशन था। मगर अब क्या हो गया? अब सिर्फ अंग्रेज अकेले रह गए। अब वो कम भाव बताते थे, उससे हमारा उद्योग धंधा जो है उसका तो नुकसान हुआ। और अब केवल एग्रीकल्चर ही एक पॉइंट रह गया जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करते थे, यानी एग्रीकल्चर पर फोकस्ड हो गया। उद्योग धंधे वाले लोग ख़त्म हो गए और वो एग्रीकल्चर पर आ गए, कृषि पर आ गए, जिससे जनसंख्या अधिकतर जो किस पर निर्भर हो गई? कृषि पर निर्भर हो जाती है। उपनिवेशवाद के पहले चरण में मैंने कहा कि कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से धन को लूटना था, और इसीलिए इसके अलावा एक चीज़ यहाँ समझना कि भारतीय उत्पादन के निर्यात में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि अभी तक क्या था कि उन्होंने निर्यात में क्यों बढ़ा? क्योंकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदती थी हिंदुस्तान से, मगर उस खरीदने का एक्सपोर्ट तो उन्होंने किया, मगर उसका फ़ायदा भारतीय उद्योगों को नहीं हुआ, क्योंकि वो मनमाफिक पैसे से वो चीज़ों को खरीदती थी। तो इस पहले चरण को जो इतिहासकार थे के.एम. पणिक्कर, उन्होंने इस फेज को क्या कहा था? डाकू राज्य कहा था। के.एम. पणिक्कर ने इसे कहा डाकू राज्य। तो पहला फेज क्लियर होगा मुझे लगता है आपको। अब बच्चा जो आता है वो आता है दूसरा फेज। दूसरा फेज था औद्योगिक पूंजीवाद का, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का। अब ये फेज क्या था कि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था ना, तो वहाँ पर एक नया क्लास जनरेट हुआ जिसको हम बोलते हैं उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट। अब क्या हुआ कि वहाँ डेमोक्रेसी था, आपको पता है कि वहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो डेमोक्रेसी का है। तो डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से वहाँ पर राजनीतिक दलों को खूब चाहिए था पैसा अपने इलेक्शंस कैंपेनिंग के लिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने क्या किया कि पैसा फाइनेंस किया पॉलिटिकल पार्टीज को, और धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ही पॉलिटिकल पार्टी में को ज्वाइन कर लेते हैं। अब उसका मेन उद्देश्य तो बिजनेस करना है, मगर सत्ता में जाकर के वो क्या करना चाहता है? अपने बेनिफिट्स की पॉलिसीज बनाना चाहता है। भाई इससे सीधी सी बात है कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप थे, पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। क्या कमी थी? पर क्यों प्रेसिडेंट बन गए? कहीं ना कहीं उनका जो इकोनॉमिकल पावर है उसका तो इन्फ्लुएंस मिला होगा, उसका फायदा तो उनको मिला ही होगा। हिंदुस्तान के सांसद जो हैं हमारे लोकसभा के 543 सांसदों में से कितने ही करोड़पति हैं, कई लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास खूब बड़ी बड़ी उनकी इंडस्ट्रीज हैं। चाहे महाराष्ट्र के नेता हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ये। तो इससे क्या होता है कि जब ये पावर में आते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पॉलिसीज बनवा लेते हैं। यही ब्रिटेन में भी हुआ बच्चा। ब्रिटेन में वो जो नया उद्योगपति वर्ग आया ना, उसने कहा यार हमको भारत के साथ व्यापार करना है, पर देखते हैं कि व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, हम नहीं कर सकते। संसद में पहुंच गए वो लोग, सांसद बन गए। उन्होंने कहा हमको भी ट्रेड करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको करना है, पर बोले ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली क्या कर दो? खत्म कर दो। तो वहां के उद्योगपति जो थे वो सारे के सारे भारत के साथ व्यापार करने के लिए आ जाते हैं। कब? 1813 से 1860 तक का फेज। तो इसमें अब वो क्यों व्यापार करने आए? दरअसल वो क्यों करना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां हो चुका था, तो वहां ना बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए थे उनकी कंपनी के। अब उनको चाहिए था नया नया मार्केट, तो उद्योग जनित लाभ कमाना था। उद्योग से वस्तु जो बनी है उसको बेच करके प्रॉफिट करना है। पहले क्या था कि यहां से चीजें खरीद कर वहां बेचेंगे, तो ट्रेड कर रहे थे। अब वो उद्योग से बनी हुई चीजों को यहां पर डंप करना चाहते हैं, यहां पे
बेचना चाहते हैं और यहां से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और ब्रिटिश सरकार क्योंकि डेमोक्रेटिक थी तो उन उद्योगपतियों का खास ख्याल उसने इस पॉलिसी के तहत इस सेकेंड फेज में उसने रखा। और सेकेंड फेज में क्या हुआ, इसका ही सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था बच्चा, आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो प्लीज आप पढ़ लीजिए। इस 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो खत्म कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो उसको मिला हुआ था वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार पर उन्होंने पूंजीपति वर्ग ने आपत्ति जताई थी, जिसको खत्म कर दिया गया। अब 1813 के बाद में जो नई पॉलिसी आई बच्चा, वो आई क्या, फ्री ट्रेड की पॉलिसी। ठीक है, फ्री ट्रेड मतलब हर कोई व्यापार कर सकता है, उद्योग कर लगा सकता है भारत में। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई, बड़े पैमाने पर उद्योगों की यहाँ पर क्या की, इंग्लैंड में स्थापना की गई। तो वहाँ पर जब स्थापना हो रही थी तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए, भारत से। और वो जो उद्योग बनेंगे तो वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, वो प्रोडक्ट कहाँ बेचा जाएगा, भारत में बेचा जाएगा। भारत से कच्चा माल प्राप्त करना, इस पॉलिसी में ये था कि रॉ मटेरियल भारत से प्राप्त करो और भारत को बाजार के रूप में क्या कर दो, इस्तेमाल करो। आधुनिक शिक्षा, अब उनको क्या था, ब्रिटेन के कई सारे उद्योगपति भारत आने लगे, भारत में कई सारे व्यापारी लोग रहने लगे, तो उनको ये चीज़ समझ में आई कि भारत में क्या किया जाए, थोड़ा आधुनिक शिक्षा दी जाए। उन्होंने लेन देन को आसान करने के लिए यहाँ पर आधुनिक डाक और टेलीग्राफ सिस्टम डेवलप किया इसी फेज के दौरान। इसी फेज में रॉ मटेरियल, अब भारत से ज़्यादा रॉ मटेरियल लेके जाना है। अच्छा, रॉ मटेरियल जाएगा कहाँ से, बंदरगाहों से, मगर बंदरगाहों पे रॉ मटेरियल मिलेगा तो नहीं, वो मिलेगा भारत के इंटरनल एरियाज़ में। अगर आपको कोयला चाहिए तो आपको झारखंड मिलेगा, कलकत्ता में मिलेगा, मतलब बंगाल में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा। अब उसको आपको लेकर जाना है बंदरगाह तक, और बंदरगाह से फिर वो जहाज़ों से कंटेनर भर के कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे। तो यार भैया, उस झारखंड से बम्बई बंदरगाह तक लेके कैसे जाएं? उन्हें कहा चलो ट्रेन बिछवाते हैं। उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किया। कई लोगों को लगता है रेलवे लाइन का डेवलपमेंट भारत, कई यूरोपियन जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि भारत का डेवलपमेंट हमने किया, हमने रेलवे लगाई। अरे भाई, तुमने रेलवे नहीं लगाई, तुम्हारी मजबूरी ने तुमको रेलवे लगाने पे मजबूर कर दिया। बात समझ में आ रही है, तुम्हारी मजबूरी थी रेल लगाने की। तो रॉ मटेरियल तो डेवलपमेंट किया। आधुनिक शिक्षा क्यों दी, ताकि यार भारत में ऐसा वर्ग पैदा हो जो हमारे साथ बातचीत कर सके, हमारे साथ में क्लरिकल काम कर सके, हमारे कॉन्वर्सेशन को अच्छा मजबूत किया जा सकता है। शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया, टेलीग्राफ को व्यवस्था की। अब भारतीय संस्कृति की उन्होंने बड़ी आलोचना की इस समय पर। इस फेज में इन कल्चर का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। क्यों किया क्रिटिसाइज कल्चर का, क्योंकि संस्कृति का क्रिटिसाइज करेंगे तो ब्रिटिश शासन जो है वो ये प्रूव कर पाएगा कि यार हमारी संस्कृति बेस्ट है। भैया देखो, उपनिवेशवाद का ना सीधा सा कॉन्सेप्ट है गुलाम बनाना। फिजिकल गुलाम बाद में बनाएंगे, पहले मेंटली गुलाम बना लेंगे। अब मान लो, अब अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारतीयों को बोलते थे यार तुम्हारी संस्कृति, अरे जंगल की संस्कृति है, क्या मिलता है तुम्हारे कल्चर में, कुछ नहीं मिलता। सांप सपेरों वाला कल्चर है तुम्हारा, क्या होता है पत्थर को पूजने से। हमारे जीसस को देखो, उन्होंने कितनी ग्रेटनेस दिखाई। हमारी क्या होता है तुम्हारा संस्कृति, कुछ नहीं होता। तुम्हारी संस्कृति आपको मॉडर्न इंसान बना सकती है, पैसा दिलवा सकती है। भारतीयों को लगा यार बोल तो सही रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है पर सही कर रहा है, हमारी कल्चर में हमको क्या। अच्छा, हमेशा ना दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है, हमारे यहाँ कहावत है ऐसी। हमें लगा है उनकी संस्कृति अच्छी है। अंग्रेज लोग देखो यार क्या सूट बूट पहनते हैं, वीआईपी, और हम लोग जाहिल। नहीं यार, हमको जाहिल नहीं रहना, हमको तो फिर सूट बूट पहनना है। अंग्रेज ने बोला चलो पहले एजुकेशन लो। पहुंच गए अंग्रेजी शिक्षा लेने भैया भारतीय लोग। अच्छा, अंग्रेज लोग शासक तो थे, तो शासक होने से हर कोई शासक के जैसा दिखना चाहता है। वो एग्जाम्पल लेता हूं, मोदी जैकेट। भैया पहले ना, जब तक मोदी जी पावर में नहीं थे तो मोदी जैकेट चलता होगा, जैकेट लोग पहनते होंगे, मगर ना
उतना नहीं था। जैसे मोदी जी आए पावर में, मोदी जी का अपना एक ड्रेस सेंस है बहुत अच्छा, बढ़िया कुर्ता पजामा पहनेंगे, उसके ऊपर जैकेट डालेंगे। तो यार ना, जितने भी नेता लोग थे, खासतौर के उनके राजनीतिक दल के, वो सब मोदी जैसा दिखना चाहते हैं। बिल्कुल भाई, मोदी जैकेट एक ब्रांड ही बन गया भैया। जो व्यक्ति मोदी जी के कुर्ते सिलता है वो व्यक्ति तो करोड़पति बन गया। मोदी जैसा कुर्ता, मोदी जैसी जैकेट, हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। तो अंग्रेज लोग आए ना, तो हम राजा थे भैया, हम पर राज कर रहे थे, सूट बूट पहनते थे, भैया झकास, हमको भी इनके जैसा दिखना है। अबे उनके जैसा, वो उनकी महान संस्कृति है, हमको भी महान संस्कृति में जीना है। तो देखते देखते, अच्छा क्रिटिसाइज वो करते थे। अच्छा 1813 में ईसाई मिशनरियां भी आ गई थी भारत में, उन्होंने भी खूब बढ़ चढ़ करके अपने धर्म की बहुत निंदा करी, बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत बुरा भला बोला अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को। और ये कोशिश की ये बताने की कि हिंदुस्तानी धर्म या संस्कृति जाहिलों की संस्कृति है। उन्होंने कोशिश की। और हमारे यहाँ के कई लोग जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला था, हमारे यहाँ के कई सारे राजा रजवाड़े जमींदार लोग जो उनके संरक्षण में रहते थे, हाँ सही बोल रहे हैं, अंग्रेज लोग सही बोल रहे हैं, हम भी वैसा बोलेंगे, हो हेलो हाउ आर यू सर। हम लोग उनकी भाषा, उनकी कल्चर को महान मानने लगे, जबकि वास्तव में बच्चा, हमारी धर्म और हमारी संस्कृति जो है वो दुनिया को जोड़ने की है, किसी को तोड़ने की नहीं। वो लोगों का भला करने की है, शोषण करने की नहीं। बर्थडे पर केक काटना हमारा कल्चर थोड़ी है भैया, अंग्रेज लेकर आए। वो बड़े बड़े जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, उनके बर्थडे पर बढ़िया केक वेक काटते थे, हमारे राजा महाराजाओं को बुलाते थे। राजा महाराजाओं को लगा यार ये बहुत वीआईपी पैटर्न है, अच्छा कल्चर है, राजा महाराजाओं ने शुरू कर दिया, उनके सामंतों ने शुरू कर दिया, सामंतों को देख करके उनके रिश्तेदारों ने शुरू कर दिया, और रिश्तेदारों को देख करके आम जनता ने शुरू कर दिया। डांस कल्चर, पब कल्चर, लग्जरीपन का कल्चर, अच्छा सूट बूट पहन के टिप टॉप दिखना, ये लग्जरीपन हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है, सादगी का हिस्सा है। हमारी संस्कृति में सादगी है, सादा सरल जीवन, यही बोल के गए महावीर स्वामी, यही कहकर चले गए गौतम बुद्ध, यही कहते कहते हमारे सिख के धर्म के 10 गुरु, उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, सादगी भरा जीवन जियो। और हम उन गोरे चिकटे दिखने वाले अंग्रेजों के चक्कर में अपनी धर्म संस्कृति को ही भूल गए, और उन्होंने इसका विरोध भी किया। अंग्रेजों लोगों ने भारतीय संस्कृति का क्रिटिसिज्म किया। एक लाइन में हमेशा बोलता हूं इस जगह पर जब पढ़ाता हूं कि ना जाने क्यों इंसान अपनी संस्कृति से इतनी जल्दी ऊब जाता है, ना जाने क्यों इंसान अपनी संस्कृति से इतनी जल्दी ऊब जाता है। अरे पश्चिम की तरफ मत भाग मेरे दोस्त, पश्चिम में जाके तो सूरज भी डूब जाता है। आप समझो कि क्या कारण था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 15 अगस्त 2022 के भाषण में ये बोलना पड़ा कि हम औपनिवेशिक मानसिकता के सारे प्रतीकों को खत्म करेंगे। क्योंकि ये जो औपनिवेशिक मानसिकता थी ना, जो अंग्रेजों ने अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की, सर्वोत्तम जो है रेस बताने की कोशिश की, अपनी संस्कृति की महानता का बखान किया था, और हमारे माइंड में वो चीज घुस गई थी, वो आज भी मौजूद है। अरे अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग अपने आप को ये समझते हैं कि वो अंग्रेज हो गए, वो पढ़े लिखे हैं। अगर किसी को हिंदी नहीं आती, मैं देखता हूँ कई सारे बच्चों के बीच में उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो यार वो बच्चे अपने आप को ऐसा समझते हैं, अनकंफर्ट फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम इलिटरेट हैं। अंग्रेजी पढ़ना ही महानता की परिभाषा हो गई क्या? तो ये औपनिवेशिक मानसिकता आज भी है। कई सारे हमारे यहाँ स्कूल होते हैं साहब, जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं, वो हमारे बच्चों को वो चीज़ें सिखाते हैं जो अंग्रेज लोग उनके बच्चों को सिखाते हैं, और हम वहीं अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं। उनको बहुत बढ़िया टिप टॉप कोट वोट पैंट वाला, उनको यूनिफॉर्म वाले बच्चों को स्कूल में भेजना अच्छा लगता है। अच्छा बढ़िया कांटे चम्मच से खाना खाने वाले लोग
ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ हम लोग स्कूल में लाखों रुपए फीस लेकर के उनको सिखाते क्या है? बढ़िया कांटे चम्मच से खाना खाना। ये अंग्रेजों ने किया। मैं किसी को दोषी नहीं देता साहब, आज की तारीख में सर मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं है, किसी को कोई बुरा नहीं बोलता मैं, पर ये अंग्रेजों ने किया था। और वो मानसिकता आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है कि गांव का बच्चा जो हिंदी मीडियम में पढ़ा, जो मलयालम में पढ़ा, जो तेलुगु में पढ़ा, जो कन्नड़ में पढ़ा, देसी भाषा वाला बच्चा अंग्रेजी वालों को, उस बच्चे को अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे हे दृष्टि से देखते हैं। यह औपनिवेशिक मानसिकता है। थोड़ी बहुत सत्ता में पहुंच बढ़ा लेने से, अधिकारी बन जाने से वही बच्चा अपने आप को जनता का माई बाप समझने लगता है। ईगो आ जाता है, ईगो, जबकि उसी जनता की भीड़ से निकलकर अधिकारी बना है। एटीट्यूड आ जाता है। यह औपनिवेशिक मानसिकता, मोदी जी इसके खिलाफ बात कर रहे थे। लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठ करके अपने आप को लोग मालिक समझते थे, उसको उन्होंने खत्म किया। यह औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने किया, उन्होंने भारतीय संस्कृति की आलोचना की और भारतीय समाज का पश्चिमीकरण किया, वेस्टर्नाइजेशन। जैसे वो लोग रहते हैं वैसे लोग हम भी रहेंगे, जैसे पश्चिम में लोग खाते पीते वैसा हम भी खाएंगे, जैसे वो लोग पढ़ते हम भी पढ़ेंगे। तो पूरी तरह से भारतीय समाज का पश्चिमीकरण उन्होंने कर दिया और भारतीय समाज को, भारतीय बाजार को विदेशी वस्तुओं का बाजार में कन्वर्ट कर दिया। हमारी इकोनॉमी किस पर डिपेंड हो गई? उनके डिपेंड हो जाती है। ठीक, ये हुआ बच्चा सेकेंड फेज की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें एक चीज और आती है कि वो फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई, यानी कि कोई भी व्यापार कर सकता। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार खत्म, कच्चे माल का निर्यातक, व्यापारिक एकाधिकार, भारतीय वस्त्र उद्योग का बहुत पतन हो गया। इससे हमारा जो क्लॉथ इंडस्ट्री था उसका बहुत पतन हुआ। कारण उसके पीछे ये रहा कि मुक्त व्यापार की नीति के तहत उन्होंने क्या किया कि यूरोप से, मतलब ब्रिटेन से भारत की तरफ जो वस्तुएं आती थी उनको बिल्कुल फ्री ट्रेड कर दिया। मतलब वहां पर कोई टैक्स नहीं लिया गया। मगर भारत से जो यूरोप की तरफ, इंग्लैंड की तरफ वस्तुएं जाती थी उस पर बहुत हेवी टैक्सेस लगा दिए। उससे क्या होता था कि उनको तो फायदा हुआ, उनकी वस्तुएं यहाँ पर सस्ती आती थी, मगर हमारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई। हमारा जो कपड़ा उद्योग था वो पूरी तरह से क्या हो गया? खत्म हो गया। और ब्रिटिश सरकार ने, मतलब इस पॉलिसी के तहत एक चीज़ और किया, वो ये है कि खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन कराया। फूड जो एग्रीकल्चर, उसकी जगह कमर्शियल एग्रीकल्चर लेकर आए। कमर्शियल एग्रीकल्चर का क्या मतलब हुआ कि ऐसी फसलें पैदा करना जो खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए उत्पादित हो। जैसे टी प्लांटेशन हो गया, गन्ना, रबर और कॉटन, कपास, ऐसी फसलें। इससे क्या हुआ कि भारत के किसानों के पास फूड सिक्योरिटी की समस्या हो गई, यानी खाद्य संकट पैदा हुआ। और अकाल जब पड़ा, खासतौर पर 1800 अकाल पड़ा, उन अकालों के दौरान बहुत ज़्यादा लोग भूखे प्यासे मरने लगे। ठीक, अब इसके बाद में आते हैं हम थर्ड फेज पर। मैंने बताया कि इस दौरान रेलवे का विकास किया था उन्होंने, है ना। थर्ड फेज, वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। कौन सा? फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद। ये 1860 से शुरू हुआ और 1947 तक चलता रहा। अब फाइनेंशियल कैपिटलिज्म वाला फेज क्या था कि इस समय तक, अच्छा 1775-80 में अमेरिका आज़ाद हो गया था। अमेरिका भी एक बड़ा गरीब मुल्क था, मगर उसने क्या किया? अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया। तो जो पहले ब्रिटेन का अकेले का मोनोपोली था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो मोनोपोली क्या हो गया? खत्म हुआ। यानी यूरोपियन दूसरे देश थे, उनका भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उनका भी औद्योगिकरण हो गया। तो इससे क्या हुआ कि उनकी औद्योगिक श्रेष्ठता जो थी वो खत्म हो गई। नए नए जो कई सारे शक्ति के साधन आ गए, जैसे बिजली आ गई, जैसे पेट्रोलियम आ गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि नई तकनीक क्रांति का वो हुआ और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे नए ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम डेवलप हुए। तो बाजार का एकीकरण हो गया, विश्व बाजार का एकीकरण हुआ। अब अमेरिका भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, दूसरे देश भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए,
स्पेन, पोर्तुगीज, ब्रिटेन। तो अब उन्होंने पैसा तो बहुत कमा लिया। अब इस दौर में इस बात की होड़ शुरू हुई कि वो जो पैसा हमने कमाया है उसको इन्वेस्ट कहां किया जाए। और इन्वेस्टमेंट मतलब ये उपनिवेशवाद का एक नया चरण शुरू हो गया। इसमें इन्वेस्टमेंट की होड़ लग गई, कंपटीशन हुआ इन्वेस्टमेंट का उपनिवेशों में। तो इस फेज में क्या हुआ कि पहले चरण में पैसा ट्रेड में कमाया, दूसरे में उद्योग में कमाया, तीसरे में अब उसको इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि उस समय बहुत सारी परिस्थितियां थी जिस वजह से इनको इस पॉलिसी को बदलना पड़ा। खासतौर पर 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होकर सीधा भारत का शासन ब्रिटेन के हाथ में आ गया था। सरकार वहाँ पे क्राउन के हाथ में आ गया। दूसरी बात है कि इस दौर में भारत में खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव आया। इंग्लैंड के बाहर और अन्य यूरोपियन देशों में औद्योगिकरण से प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई, मैंने बताया। तो ये वित्तीय पूंजीवाद जो है उसमें क्या था कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। कहाँ किया जाए? भारत में किया जाए, यानी कि वहाँ जो उद्योग लगे थे उनमें जो लोगों ने पैसा कमाया उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। तो ब्रिटेन खासतौर पर पूंजी को उसने भारत में लगाना चाहा, उस पैसे को, और उसकी सिक्योरिटी भी दी। अब इस दौर में आप देख सकते हैं कई सारी पॉलिसीज आपको बदलती हुई दिखेंगी। जैसे और अच्छा, ये भी जरूरी था कि इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसके लिए जरूरी ये था कि यहाँ पर नियंत्रण मजबूत रखा जाए। तो डफरिन की पॉलिसी, लिटन की पॉलिसी, कर्जन की पॉलिसी, इसमें आपको दिखता है कि उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर दबदबा बनाए रखो अपना, यहाँ के लोगों को आवाज मत उठाने दो, गुलाम बना कर रखो, और इन्वेस्टमेंट कहाँ से कराओ? ब्रिटेन से, और उस इन्वेस्टमेंट की गारंटी दो। रेलवे का विकास गारंटी की वजह से हुआ, सब्सिडी की गारंटी दी थी उन्होंने। तो कुल मिलाकर के भारत में इन्वेस्टमेंट करवाया ज़्यादा से ज़्यादा और उसकी सिक्योरिटी दी। जैसे रेलवे में इन्वेस्टमेंट, बागानों में इन्वेस्टमेंट, कोयला खान में इन्वेस्टमेंट, जूट कारखाना, जहाज रानी, बैंकिंग, ये नई नई चीज़ें स्टार्ट की। आप पढ़ के देखो कई सारा इतिहास, उसमें मिलेगा कि ये सब डेवलपमेंट इन्होंने इस समय शुरू किया। वो इन्वेस्टमेंट था दरअसल ब्रिटेन के पैसे का। एशिया अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना का प्रयोग किया और भारत के राष्ट्रवाद का दमन किया। भारत में जो लोग उभर कर आ रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए या हमें जो है यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, उन लोगों को बहुत बुरी तरह से दबाया। तिलक को दबाया, मंगल पांडे को दबाया, भगत सिंह को दबाया, और जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी भारत के लोग थे जिन्होंने आज़ादी की बात कही, उनको क्या किया? दबाया शुरू किया। तो पहला लक्ष्य ये था कि ब्रिटिश पूंजी की सुरक्षा, दूसरा लक्ष्य क्या था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा, और तीसरा लक्ष्य क्या था कि स्वशासन और राजनीतिक जो चेतना जाग रही है उसका क्या कर दिया जाए? दमन कर दिया जाए। भारतीयों को सार्वजनिक ऋण पर ब्याज की अदायगी करनी पड़ती थी, इससे पूंजी निर्माण में निवेश की प्रक्रिया कमजोर होती चली गई। मतलब जो सार्वजनिक ऋण है, जो इंग्लैंड इंडिया को जो ट्रेड पैसा देता था उस पर वो ब्याज लेता था, ताकि यहाँ की सरकार के पास, यहाँ के लोगों के पास पैसा ना बचे और वो इन्वेस्ट ना कर सके भारत में। ठीक, अब क्या हुआ कि ये तो 3 फेज थे, याद रहेगा। अब ये जो तीनों फेज थे, इन तीनों फेज के बाद अब हमको इस बात पर डिस्कस करना है कि उपनिवेशवाद के प्रभाव क्या हुए, इम्पैक्ट क्या रहा कॉलोनाइजेशन का, उस इम्पैक्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक, तो इसको हम डिस्कस करते हैं।